हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में वीकली अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम पूरे सप्ताह का एक साथ करंट अफेयर देखेंगे और इसे हम एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देखेंगे जिससे आपकी और भी चीज़ें कंप्लीट हो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो लिया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लेने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 35% आरक्षण का फॉर्मूला जो होगा वो वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में लागू होगा। विभाग ने कहा है, यानी कि वन विभाग ने कहा है कि इसको हम एनालिसिस करके ही लागू करेंगे ताकि सभी वर्गों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव भी हैं तो उसे ऐसे में चुनाव नजदीक होने के कारण इस फैसले को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में। तो तेलंगाना राज्य में कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। और जो केंद्रीय ये जो यूनिवर्सिटी होगी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में ये जो मुलुगु जिला है वहाँ यह ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की जाएगी। और जो इन यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो होगा समक्का, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, समक्का सरक्का। तो ये इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ज्ञात हो कि बीते रविवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सरकार मुलुगु जिले में भी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विश्वविद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि ये जो समक्का और सरक्का है यह वहां की आदिवासी देवियां हैं जिनको वहां पर पूजा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। इस यूनिवर्सिटी पर करीब करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मुख्य रूप से इसके पहले से ही केंद्र सरकार की 2 केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिनका नाम है, ये जो तीसरे नंबर की केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इससे पहले जो 2 केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हैं वो हैं, एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, एक अमरकंटक में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और दूसरे नंबर की जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ट्राइबल वाली, आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विजयनगरम। एक ये जो दूसरी वाली है वो विजयनगरम में है, विजयनगरम आंध्र प्रदेश। एक मध्य प्रदेश में है, एक आंध्र प्रदेश में, और तीसरे नंबर की ये होगी तेलंगाना राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे के किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो जॉन फॉसे को किया गया है। ये है जॉन फॉसे। हाल ही में मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि जो है वो स्वीडिश क्रोनोर प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार 11 मिलियन निर्धारित की गई है। 11 मिलियन
ये जो राशि है वो दी जाएगी। 1901 से लेकर, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी, तो 1901 से लेकर 2022 के बीच कुल 190 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 115 बार दिया गया है। साहित्य में अभी तक नोबेल पुरस्कार जो वो 115 बार दिया गया है। वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इसमें दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उनकी अत्यधिक संवेदनशील और सुंदर कविताओं के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बनी है सुधा मूर्ति। ये है सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। अवार्ड की राशि जो है वो है $50,000। अवार्ड की राशि $50,000 है। उनके पति को भी 2014 में, यानी कि जो इन्फोसिस के को फाउंडर थे एनआर नारायण मूर्ति, उनको 2014 में यह अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल इंडियन अवार्ड वाला। और इस पुरस्कार के बारे में एक खास बात यही है कि नारायण मूर्ति को भी यह अवार्ड 2014 में मिला था और सुधा मूर्ति को यह अवार्ड 2023 में मिला। इस प्रकार से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो पहले जोड़े हैं, यानी कि पहले कपल हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है यह 5 अक्टूबर को। भारत में जहां शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 से। 1994 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 1966 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, भर्ती, रोजगार, सिखाने और सीखने की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टीचर्स डे मनाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसे मान्यता मिलने में लगभग 28 साल लग गए थे। फिर ILO के सहयोग से शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए 5 अक्टूबर 1994 को विश्व शिक्षक दिवस मनाने को मान्यता मिली थी। फिर यूनेस्को के अनुसार इस साल की जो थीम है वो है जो हमें शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता है। ये है इस साल की थीम। नेक्स्ट है हाल ही में ICC ने किसे वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है सचिन तेंदुलकर को। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। मास्टर ब्लास्टर, जिनके पास अपने करियर में 2003 वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 673 रन बनाने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम है, अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट के उद्घाटन की ये घोषणा करेंगे। तो अभी 5 अक्टूबर से ही ICC का पुरुष वनडे विश्व कप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है और इस टूर्नामेंट की जो उद्घाटन है वो किया था सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था। तो अभी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है अहमदाबाद में 5 अक्टूबर से, और जो पहला जो मैच हुआ है वो हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट हमारा जाति आधारित गणना कराने वाला पहला राज्य बन गया है, तो बना है बिहार। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार राज्य ने अपनी जो जाति जनगणना जो आंकड़े हैं वह 2 अक्टूबर को जारी किए हैं और इस जनगणना में जो बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो करीब 13 करोड़ के आसपास है। और बिहार ने धर्म आधारित, कास्ट आधारित से संबंधित रिपोर्ट पेश की है, जिसमें से जो HC का परसेंट यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा जो जाति का परसेंट है तो OBC का है। OBC का परसेंट लगभग 63% है, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अति पिछड़ा वर्ग और एक है OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है। एक है अति मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसका भी इसमें अलग अलग परसेंट है। और जो SC और ST का जो
परसेंट है, जो SC है वो बिहार राज्य में कुल जाति का 19.65% है, और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति वो है 1.68%, और जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व का परसेंट है 15.52। तो सबसे ज़्यादा बिहार में OBC की जनसंख्या है, और उसके बाद नंबर आता है SC का। और बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू हैं, 82% हिंदू हैं, और लगभग 17.7% जो है वो मुस्लिम है। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। हालांकि इससे एक जो फुल वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है बिहार जनगणना से संबंधित, उसमें मैंने बहुत से फैक्ट के बारे में बात की है, उसके जो मुख्य कारण है जनजाति के या जो जनगणना के, उसके भी उसमें हमने डीपली डिस्क्रिप्शन वीडियो देखा है, तो उसे आप मेरी प्रोफाइल में जाकर उसको फुल डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को किन दो महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो एक महात्मा गांधी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास माना जाता है। इसी दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो भारत के जो देश के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जयंती मनाई जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी है 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा देकर लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रथम ये जो है लाल बहादुर शास्त्री वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। चूंकि प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके निधन के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इन्होंने 9 जून 1964 को ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां शतक जीतकर इतिहास रचा है? तो भारत ने 7 अक्टूबर को पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, और यह भारतीय एथलीटों और कोचों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। भारत का ये जो 100वां पदक है वह महिला कबड्डी टीम ने जीता है, महिला कबड्डी टीम ने। यह पदक एक ऐसी टीम द्वारा जीता गया है जो वर्षों से कबड्डी में इतना हावी हो रहा था। भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला जो मेडल था वह तैराक में सचिन नाग ने दिलाया था, जब उन्होंने नई दिल्ली में 1951 में 1951 में 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो जो पहला मेडल था वह गोल्ड था, वह तैराक में मिला था 1951 में, और ये जो 100वें नंबर का है वह अभी इसी साल के एशियन गेम्स में मिला है, और वो दिलाया है महिला कबड्डी टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो मुकेश अंबानी को 9वें स्थान पर शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स ने मुकेश अंबानी को विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया है, और वह एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का नाम भी इसमें शामिल है। मुकेश अंबानी 6.9 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ इस सूची में 9वें स्थान पर है। पहले स्थान की हम बात करें यदि, तो पहले स्थान पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये फ्रांस के हैं, और इनकी करीब संपत्ति है 211 अरब डॉलर। पहले स्थान पर ये हैं। दूसरे स्थान पर इसी सूची में अमेरिका के रहने वाले टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क, इनकी संपत्ति करीब 180 अरब डॉलर आकी गई है। 180 अरब डॉलर, इसका मतलब हुआ 14.98 लाख करोड़ रुपए। और इसी सूची में अमेरिका के रहने वाले अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। इनकी करीब संपत्ति 114 अरब डॉलर आंकी गई, यानी कि 9.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आंकी गई। और ये जो अन्य टॉप 10 व्यक्ति हैं, जिसमें से लैरी एलिसन भी शामिल है, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग
और उसके बाद कार्लोन स्लिम हेल मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है और स्टीव वॉलमर ये 10वें स्थान पर हैं। तो ये था आज इस हफ्ते का करंट अफेयर, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देखा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल